हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जितने भी फॉर्मूले हैं, सारे चैप्टर्स के अंदर जितने भी आपके फॉर्मूले जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूले डिस्कस करने वाला हूं मैं। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सारे फॉर्मूले साथ के साथ यहीं पे लर्न हो जाएं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ फॉर्मूले की है, यानी इसमें हम कोई भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट या सॉल्यूशन सीखने वाले नहीं हैं। तो ये फॉर्मूले हैं सिर्फ जो तुम्हें याद होने चाहिए मैथ के पेपर से पहले। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, क्या है? रियल नंबर्स। तो इसमें आपका एक फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी। और ये जो ए और बी हैं ये दो नंबर्स हैं। ए और बी क्या है? ए और बी दो नंबर्स हैं। यानी या तो मैं एक बोल सकता हूँ कि एलसीएम क्रॉस एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहीं से मैं क्या करने वाला हूँ, दो और फॉर्मूले बनाऊंगा। मान लो मेरे को एलसीएम चाहिए, एलसीएम निकालना हो तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई और उसमें डिवाइड कर देना एचसीएफ से, तो वो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहीं अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ बराबर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड कर देना एलसीएम से। ठीक है, तो मेन फार्मूला ये था और इसमें से दो फार्मूले और बना लिए हमने। इज दैट क्लियर? तो पहले चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए आपको और ये फॉर्मूला आना चाहिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं थोड़ा चैप्टर 2 की तरफ। तो चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या है, इसमें भी कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। एक तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा जीरोज हैं, इनका जो सम होता है सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ जीरोज, जो कि होता है माइनस के बी अपॉन ए। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी जीरोज का प्रोडक्ट वो होता है सी अपॉन ए। एक फॉर्मूला इसमें ये भी है, अगर तुम याद रखना चाहो तो, कि अगर तुम्हें जीरोज का सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो तो तुम उनके द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा क्या बना सकते हो, एक पॉलिनोमियल बना सकते हो। इज दैट क्लियर? आई होप सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी साथ के साथ। आइए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर 3 में क्या है? देखो, चैप्टर 3 में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन है जो आपको 100 में 100% पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। कंडीशन बता देता हूँ, तीन कंडीशन है। ठीक है, आप इसको कॉन्सेप्ट भी मान सकते हो कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 अगर नॉट इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 कहाँ से आया, ये आपको पता होगा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इज दैट क्लियर? अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है तो यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी बात, इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, यानी दो इक्वेशन होंगी, उनसे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा और ऐसी कंडीशन वाला है, ऐसी कंडीशन बन रही है उस इक्वेशन से, तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जो लाइन होंगी एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। आइए अब कंडीशन नंबर 2 को देखते हैं। अगर कुछ इस तरीके से मिलता है आपको, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 तीनों ही इक्वल हैं, तो इस केस में आपको मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन? मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। और यहाँ जो लाइन होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर लाइन होंगी। इज दैट क्लियर? तीसरी कंडीशन है A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के,
और नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं मिलता है, यानी नो सॉल्यूशन होगा। और जो ग्राफ होगा वो लाइंस होंगी आपकी पैरेलल। कैसी लाइन होंगी? वो लाइन होंगी आपकी पैरेलल लाइन। इज दैट क्लियर? तो चैप्टर 3 में 3 कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, और कोई इसमें फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, आइए अब देखें हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चैप्टर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें भी आपकी क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ तरीके हैं। जैसे देखो यहाँ नेचर ऑफ रूट पूछ लेता है इस चैप्टर से। अगर आपके b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ आपको 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, यानी 2 जीरो जो होंगे जो कि बिल्कुल अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। एक आया तो दूसरा 4 आ गया, एक 3 आया तो दूसरा 5 आ गया, इस तरीके से। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, तो यहाँ आपको डिस्टिंक्ट नहीं, 2 इक्वल रियल रूट मिलेंगे, है ना। ऊपर वाले में रियल मिलते हैं, रियल रूट्स मिलेंगे, और इस बार इक्वल होंगे। अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो रूट मिलेंगे जो वो आपके इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हुई, तो फिर क्या होगा? फिर आपको नो रियल रूट, यानी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, इस कंडीशन में आपके रूट्स नहीं निकलेंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट्स रियल रूट्स नहीं आएंगे, और इमेजिनरी आ सकते हैं, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, वो 10th क्लास का टॉपिक नहीं है। अगर इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बात करूँ तो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिससे हम रूट निकालते हैं किसी भी इक्वेशन के, जो कि होता है -b ± रूट में b² - 4ac/2 है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनका आप जो है रूट नहीं निकाल सकते, वहाँ काम देता है ये वाला। ठीक है, जब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज में लाना होता है जब आपके रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर सकते हो। तो ये आपको याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। ठीक है, चैप्टर 5 पर पहुंच गए हम धीरे धीरे, और आपका चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चैप्टर 5 क्या है? चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको शॉर्ट में हम एपी के नाम से जानते हैं। 2 ही फॉर्मूले हैं, अगर ज़्यादा देखा जाए तो। बाद भाई कॉन्सेप्ट बहुत सारा इस चैप्टर में, अच्छे से पढ़ के जाना। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एक तो nth टर्म्स पूछ लेता है, कोई सीरीज दे रखी है और उसका nth टर्म्स बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। ठीक है, a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, n वो टर्म है जो तुम्हें चाहिए, 5वां चाहिए, 6वां चाहिए, 7वां चाहिए, 10वां चाहिए, और d कॉमन डिफरेंस होता है। चैप्टर आपने पढ़ा होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक n टर्म्स का सम पूछ लेता है, यहाँ तो nth टर्म्स पूछता है या सम ऑफ n टर्म्स पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ n टर्म्स का। जब आपको n टर्म्स का सम निकालना हो, कोई सीरीज दे रखी है और आपसे बोला गया हो कि 20 टर्म्स का सम निकालो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज में लोगे। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, और n उन टर्म्स की वैल्यू है, उन टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स हैं जितने टर्म्स की आपसे सम पूछा गया है, 10 20 50 जो भी है। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूला बन जाता है n/2 a + l। एक ये फॉर्मूला और बन जाता है जब तुम्हें पूरी सीरीज का सम निकालना हो जिसमें लास्ट टर्म गिवन हो, तो आप इस वाले फॉर्मूले से उन n टर्म्स का सम निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। आइए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। देखिए, अगर मैं चैप्टर 6 की बात करूं, दैट इज ट्रायंगल, तो इस वाले चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें थ्योरम्स पे हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है।
यहाँ फॉर्मूले नहीं है, एक बीपीटी थ्योरम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसके अलावा इसमें आपको थ्योरम्स पता होना चाहिए, कुछ रूल्स हैं वो पता होना चाहिए। थ्योरम क्या है, बीपीटी थ्योरम, वो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इस लाइन BC के पैरेलल हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी D। तो बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे तो AD अपॉन BD का जो रेशियो है वो बराबर होगा AE और EC के रेशियो के। AE अपॉन EC का रेशियो, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। दूसरी कंडीशन ऐसे ही बन सकती है कि सिर्फ AD लिया हो आपने, अपॉन में पूरा A भी लिया हो, तो ये भी कोई इशू वाली बात नहीं है, और AE अपॉन AC कर लोगे तो इनका रेशियो भी इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? तो बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस थ्योरम को अच्छे से करके जाना और इसको प्रूव करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रूव करना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आसान चैप्टर है, ठीक है। 3 फॉर्मूले हैं। पहला है डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला और सेक्शन फार्मूला। ये 3 फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं डिस्टेंस फार्मूले की बात करूं, जो कि होता है अंडर रूट में, एक सेकेंड, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y1 है, थोड़ा सा फोकस करना। तो ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। अगर कोई 2 पॉइंट दे रखे हों, मान लो 2,3, मान लो 5,7, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब फॉर्मूले में लगा हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब आते हैं मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। क्या है? x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इससे आपके मिड पॉइंट आ जाते हैं। किसी भी लाइन का अगर बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे अगर ये दोनों पॉइंट हैं, ये A और B 2 पॉइंट हैं, इनसे एक लाइन जाएगी, इसके बीच का मिड पॉइंट चाहिए, मान लो C के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x1 y1 x2 y2 और इस फॉर्मूले में रखोगे तो आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूले पे। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया जब तुम्हें x वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। जब तुम्हें y वाला चाहिए तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया जब y वाला चाहिए। ऊपर वाले से इससे x वाला कोऑर्डिनेट आएगा, इससे y वाला आएगा। इज दैट क्लियर? और अगर आपकी बुक में M1 और M2 से रिप्रेजेंट नहीं किया है तो M और N से किया होगा, यानी जहां M1 है वहां M कर लेना, जहां M2 है वहां N कर लेना। बाद बाकी सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं, ठीक है। M1 को M और M2 को N कर लेना, फिर आपकी बुक से मैच कर जाएगा। इज दैट क्लियर? आइए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, जो कि है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सारा है, लेकिन कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें लेकर आया हूं मैं, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका PVP अपॉन HHV। PVP अपॉन HHV ये आपको पक्का लर्न होना चाहिए। इस पे बेस्ड 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तब आपको उसकी वैल्यू निकालना आना चाहिए। P परपेंडिकुलर के लिए स्टैंड करता है, B बेस के लिए, और ये परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस के लिए। बाद बाकी आपको पता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है और यहाँ टेन होता है। साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इनको ही बदल देंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी। ये सारा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया होगा। मैं तो बस आपको थोड़ा सा याद दिला रहा था कि PVP अपॉन HHV का जो तरीका है या जो वैल्यू निकालने का तरीका है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि पीवीपी अपॉन एचएचवी इस पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल का नाम रखा एबीसी, ठीक है। ये नीचे बेस है, ये आपकी हाइट या परपेंडिकुलर कह सकते हो, या 90 डिग्री का एंगल है, और ये आपकी हाइपोटेनस है, ठीक है। ये आपकी हाइपोटेनस है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर बराबर होता है बेस यानी बीसी के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर यानी एबी के स्क्वायर के। ये कहती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि तुम्हें याद रखना है हमेशा। इसकी नीड आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी इस चैप्टर में। पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी ही चाहिए। इज दैट क्लियर? आइए थोड़ा सा और कुछ फॉर्मूले ने डिस्कस कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। यहाँ से आपका एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा को जब इधर लाऊंगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा, और अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो यहाँ से एक और बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कुल मिला के साइन और कॉस में 3 फॉर्मूले हैं। जब तुम क्वेश्चन प्रूव करोगे तो वहां इनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। इज दैट क्लियर? ऐसे देखो, एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो तुम करने वाले हो या जिसके चांस होते हैं, तुमने सोचा कि जब हमने साइन स्क्वायर थीटा निकाला था तो 1 माइनस कॉस किया था, और जब कॉस निकाला था तो 1 माइनस साइन किया था। ये सही है। अब तुम अगर ऐसे सोच रहे हो कि सेक स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं तो 1 प्लस टेन कर रहे हैं, और जब हम टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस सेक करेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि वहाँ दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स थे, यहाँ टेन नेगेटिव है। अगर इस टेन को मैं उधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब टेन स्क्वायर थीटा को एक साइड में ले रहे हो तो 1 इधर आएगा, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक करने वाले हो। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, या तो इन्हें आप रट लें, याद कर लें अच्छे तरीके से, या फिर आपको आना चाहिए टेन को मैं उधर लेके गया हूँ। ऐसे अगर आप यहाँ फोकस कर रहे हो तो सेक टेन होता है, ऐसे कोसेक कॉट होता है, और सेम फॉर्मूले होते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और एक इसका दूसरा है, वो क्या है कि अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो यहाँ भी आपका टेन की तरह ही होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ 9 फॉर्मूले हैं जिनसे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पूरा होने वाला है, ठीक है। इन 9 फॉर्मूले से सारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा बड़ा आसानी से। ये आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, इन्हें आप याद कर लेना, ठीक है। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर मैं चैप्टर 9 की बात करूं तो चैप्टर 9 में कोई फार्मूला नहीं है, बस आपको चैप्टर 8 अच्छे से आना चाहिए। अगर ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर का नाम ही है ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यानी जो ट्रिगोनोमेट्री आपने चैप्टर 8 में पढ़ी है वही 9 में आपको अच्छे से पढ़नी है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल। सर्कल में कोई फार्मूला नहीं है, मैं आपको बता दूं 2 थ्योरम्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। 2 थ्योरम्स हैं जो आपको आनी चाहिए, आप अपनी बुक से या फिर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, उन दोनों थ्योरम्स को बहुत अच्छे से प्रूव कर लेना और समझ लेना। उन पे बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे अलग कुछ आता नहीं है। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11, ठीक है। चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर नंबर 11 क्या है? देखो अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं तो इतना तो मैं पक्का वादा कर सकता हूँ कि यू आर वेरी सीरियस फॉर योर स्टडी। आप अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी सीरियस हो। आइए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये थीटा वो एंगल है जो
किसी भी सर्कल में सेक्टर द्वारा बना हुआ है। जैसे ये सर्कल है, देखो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये सेक्टर होता है, ये वाला, ये जो है आपका सेक्टर है। तो यहाँ जो एंगल बनता है ना यहाँ, यानी एंगल AOB जो बनेगा वही आपका थीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब ध्यान रखना एक और चीज, कन्फ्यूज मत होना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, जब थीटा 180 से ऊपर जाता है, देखो पूरा 360 डिग्री का है, 180 डिग्री पे बराबर सेक्टर हो जाते हैं। तो अगर थीटा 180 डिग्री से छोटा है तो ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, यानी वो जो एरिया निकलेगा वो माइनर सेक्टर का निकलेगा। और अगर थीटा की वैल्यू 180 से ऊपर जाती है तो वो जो एरिया निकलेगा वो मेजर सेक्टर का निकलेगा। तो थीटा जैसे ही चेंज होगा माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब आते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट पे, जो कि फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखना। इसमें भी वही काम है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए चाहे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट चाहिए। ठीक है, थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो आपका सेगमेंट भी चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ भी पूछ लेता है तो यहाँ फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू, पर यहाँ पे होता है 2πr। क्या होता है? 2πr, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। और 2πr क्या होती है? आपकी सरकमफेरेंस होती है किसी भी सर्कल की। ठीक है, सी क्या होती है? सरकमफेरेंस, जो कि 2πr होती है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा और जानकारी के लिए आपको बता दिया है। एरिया ऑफ सर्कल जरूरत अगर पड़े तो लगा देना, पाई आर स्क्वायर होता है। वैसे बहुत कम चांस है जरूरत पड़े, फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े तो पाई आर स्क्वायर लगा देना, क्योंकि मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर भी आप याद रखना एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप देखो इसी में एक और चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक और फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला जब लगाना है जब तुम्हारी थीटा की वैल्यू 90 से ऊपर हो, क्योंकि 90 डिग्री तक तो आपको वैल्यू याद है, 90 से ऊपर याद नहीं है। थीटा की वैल्यू अगर 90 से ऊपर जाएगी तो ये फॉर्मूला लगाना, क्योंकि देखो थीटा अपॉन 2 लगा हुआ है, वो 90 से ऊपर मान लो 120 हो गई तो 60 कर देगा, 60 की वैल्यू आपको पता है। इज दैट क्लियर। तो चैप्टर 11 हो चुके हैं कंप्लीट अब तक, तो ताली बजा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, और देखो सबसे ज़्यादा फॉर्मूला चैप्टर नंबर 12 में है, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूले जो है ना वो 9th क्लास के फॉर्मूले हैं। अगर आपने 9th में इनको अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो चैप्टर 12 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हर चीज़ को बड़े बारीकी से समझना, हर एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो सबसे पहले आप कमेंट में लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे आप सही लिख रहे हो या नहीं। तो अगर मैं क्यूब के CSA की बात करूं, क्यूब का CSA जो कि होता है 4a², और a यहाँ पे क्या है? a यहाँ पे साइड है। ठीक है, किसी भी क्यूब की। TSA 6a² होता है, वॉल्यूम a³ होता है। ठीक है, याद रखना, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्यूबॉइड का जो CSA होता है वो होता है 2h ब्रैकेट में l+b। ठीक है, और अगर मैं TSA की बात करूँ तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये याद रखना। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम होता है आपके क्यूबॉइड का। इज दैट क्लियर। ये फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए। इस चैप्टर में आप बिना फॉर्मूले के एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट भी इसका फॉर्मूला बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चन हैं डिपेंड करते हैं सारे फॉर्मूले पे। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 12 के लिए बता रहा हूँ मैं स्पेशली। अब आते हैं कौन पर। कौन का जो CSA है वो आपका क्या है? कौन का CSA, तो कौन का CSA होता है पाई आर एल। और एक चीज याद रखना,
एल की जो वैल्यू होती है स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये और अलग से याद रखना, कई बार आपको स्लैंट हाइट गिवन नहीं होती है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करके निकालनी होती है। ठीक है, अगर मैं टी एस ए की बात करूं तो टी एस ए क्या हो जाएगा, टी एस ए हो जाएगा आपका पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, अगर कौन के वॉल्यूम की बात करें तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इज दैट क्लियर? आइए अब थोड़ा सिलेंडर के बारे में समझ लेते हैं। सिलेंडर का जो सी एस ए होता है वो होता है 2 पाई आर एच, याद रखना। टी एस ए जो होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है 9th क्लास में भी आपने पढ़े हैं, 10th क्लास में भी ये फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो तो आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इज दैट क्लियर? तो ये आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर 12। अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 13 की बात कर लेते हैं। आइए, चैप्टर नंबर 13 की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमने क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन और सिलेंडर को किया है। इसमें भी थोड़ा सा स्फीयर रह गया और हेमिस्फीयर रह गया, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर 13 पे आएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेयर का जो सी एस ए होता है और स्पेयर का जो टी एस ए होता है वो आपका सेम ही होता है। ये चीज़ है जो तुम्हें याद रखनी है कि स्पेयर का सी एस ए और टी एस ए वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों सेम होते हैं। ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अगर स्पेयर के वॉल्यूम की बात करूं तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है, याद रखना। अब आते हैं हेमिस्फीयर पे। सी एस ए स्पेयर, देखो हेमिस्फीयर होता है आधा, स्पेयर होता है पूरा, तो इसका जो सी एस ए होता है वो आधा हो जाएगा, यानी 4 पाई स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टी एस ए आधे मत करना, टी एस ए होगा फिर 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कुलर पार्ट और ऐड हो जाएगा हेमिस्फीयर वाले केस में। वॉल्यूम 4/3 है, आधा कर दो 2/3 आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्पेयर और हेमिस्फीयर। अब आपका चैप्टर नंबर 12 खत्म हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर 13 स्टैटिक्स। ठीक है, तो इसमें या तो आप इन्हें फॉर्मूला कह सकते हो या कह सकते हो मेथड। जैसे अगर मैं मीन निकालने की बात करूं, क्या निकालने की बात करूं, मीन, मीन, मोड और मीडियन, तीन चीजें होती हैं। तो मीन निकालने के तीन मेथड हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड, एक्स पे बार रिप्रेजेंट किया जाता है मीन को। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करूं एज्यूम्ड मीन मेथड की तो ये आपका होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई, और अब एक्स आई को डी आई कर दिया। एक्स आई को डी आई नहीं किया है, डी आई अलग चीज़ है। जब आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डी आई कहाँ से आया है ना। डायरेक्ट मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, ये सारे मेथड पढ़ाए जाते हैं। उसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें इन तीनों मेथड्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर मैं स्टेप डेविएशन मेथड की बात करूं तो ये आपका होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई। अब इसमें एंट्री हो गई यू आई की और अपॉन सिग्मा एफ आई, और इसमें एंट्री और हो गई एक और चीज़ जो कि है क्लास साइज यानी एच। ठीक है, ये हो गया आपके तीनों मेथड्स के फॉर्मूले। अब आते हैं मोड पर। तो मोड का फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना H का। अब F1 क्या है, F0 क्या है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ जाके देख सकते हो। मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी हैं, और आपने कॉन्सेप्ट में भी सीखा हुआ क्या चीज़ क्या होती है, क्योंकि यहाँ हम कॉन्सेप्ट की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ सिंपली फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अब देखो मीडियन की बात करूँ तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस
N/2 माइनस के CF कॉम्बिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट में, अपॉन F और इसमें इंटू H। ठीक है, चाहो तो देखो मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ। L प्लस मीडियन का फॉर्मूला ये N/2 माइनस के CF अपॉन F और मल्टीप्लाई H। इससे मीडियन निकलती है, कैसे निकलती है, क्या होता है, वो सारा आप कॉन्सेप्ट पढ़ना, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब लास्ट चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। देखो इसमें भी क्या है, एक ही फॉर्मूला है, बात भाई कंसेप्ट है, आप अच्छे से समझ लेना कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, या आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कैसे, थोड़ा सा मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आपको काम करना है। देखो ऊपर जो आता है वो आता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मैं कह सकता हूँ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या ऐसे कह लो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखा हुआ है, थोड़ा समझ लेना, अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ये ठीक है ना। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं और ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो क्लियरली समझा होगा। आई होप के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पहले से पहले सारे फॉर्मूले लिख लिए होंगे, सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, अच्छे तरीके से आपने यहाँ इनको समझा है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।